कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को नमस्कार। नमस्कार, मैं अनुष्का शर्मा बोल रही हूँ। जब देश भर की महिलाओं ने ये ठान लिया था कि वो सबको दरवाजा बंद तो बीमारी बंद का पाठ पढ़ाएंगी, तो किसने सोचा था कि उनकी ये पहल इतनी बड़ी लहर बन जाएगी। आज कोरोना वायरस महामारी के समय में हम सबको स्वच्छता के इस पाठ को दोबारा याद करना और कराना है, क्योंकि अगर हम अपने आसपास सफाई का ध्यान रखेंगे, खुले में शौच ना जाकर खुद को स्वस्थ और भारत को स्वच्छ रखेंगे, तो हम किसी भी प्रकार की बीमारी से लड़ने के लिए सक्षम बनेंगे। इसीलिए आइए आज फिर उसी पाठ को दोहराते हैं। खुले में शौच ना करके, शौचालय का दरवाजा बंद करके बीमारी को देश से दूर भगाते हैं। कीजिए शौचालय का इस्तेमाल और रहिए खुशहाल। हर कोई, हर रोज, हमेशा। जय हिंद। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा जनहित में जारी। संक्रमण काल में खान पान किस तरह का होना चाहिए, ये तो हमारे लिए जरूरी है। तो श्रोताओं, हम आज बात कर रहे हैं आयुर्वेदिक कॉलेज की प्रोफेसर अरुणा ओझा जी से। तो ओझा जी, इस कार्यक्रम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। जैसे कि आयुर्वेद शिक्षा पद्धति हमारे देश की मूल और प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है, लेकिन अभी भी आमजन इससे अनभिज्ञ है और इसका लाभ नहीं ले पाते। हमारे ऐसे श्रोताओं के लिए आयुर्वेद चिकित्सा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो मेरा सभी श्रोताओं को नमस्कार। आयुर्वेद भारत की नहीं, विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है और ये कहना ज्यादा उचित होगा कि चिकित्सा पद्धति से पहले आयुर्वेद आर्ट ऑफ लिविंग है, जो जीवन का विज्ञान है। आयुर्वेद शास्त्र के 2 मुख्य प्रयोजन बताए गए हैं, जिसमें पहला और महत्वपूर्ण प्रयोजन है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को कैसे हम रिस्टोर करें, और न सिर्फ हम रिस्टोर करें बल्कि उस व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक उत्कृष्ट स्वास्थ्य की बात आयुर्वेद में कही गई है। हाँ। आज हमारी जो आपाधापा वाली दिनचर्या है, हमारी आपाधापा वाली जो जिंदगी है, यदि हम उसमें आयुर्वेद के जो स्वस्थ रहने के जो रूल्स और रेगुलेशंस बताए गए हैं, यदि उसमें बताए हुए इन स्वास्थ्य संरक्षण के नियमों को हम 50% भी यदि हम उनका पालन कर लें, तब भी हम अपनी एक अच्छी लाइफ स्टाइल बना सकते हैं। और दूसरा प्रयोजन है, अगर कोई भी व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करता है या मौसम के बदलाव के कारण, एक्सीडेंट के कारण या और किसी कारण से यदि वो बीमार हो जाता है, तब फिर वहां पर उसकी चिकित्सा किस तरह से की जाए, ये उसमें बताया गया है। जी। आयुर्वेद में आहार विहार का बहुत बड़ा महत्व है। जी। जब हम किसी चिकित्सक के पास जाते हैं तब पता चलता है कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है? आहार विहार जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और हम या तो यूं कहें कि जो हमारा पूरा स्वास्थ्य है वो हमारे आहार और विहार के ऊपर निर्भर करता है। जब भी हम आहार की बात करते हैं तो हमेशा हम ये कहते हैं कि हमारा आहार संतुलित होना चाहिए, लेकिन आयुर्वेद में जब आहार की बात की जाती है तो केवल संतुलित आहार बस आहार में नहीं आता है। हाँ। आहार की प्रकृति कैसी है, वो आहार जो है वो गुरु है प्रकृति में कि लघु है, उसकी मात्रा कितनी है, किस चीज के साथ मिलाकर वो बनाया जा रहा है या खाया जा रहा है, किस समय खाया जा रहा है, कौन सा आहार हमें दोपहर में खाना चाहिए, कौन सा रात्रि के समय खाना चाहिए, कौन सा अलग अलग ऋतुओं में खाना चाहिए, ये सभी बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। और इसीलिए आयुर्वेद में ऋतुओं के अनुसार आहार बदल जाता है। व्यक्ति की जो उम्र होती है उसके अनुसार भी हमको अपना आहार बदलना पड़ता है, क्योंकि जब प्रकृति में परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पर भी होता है। जी। और यदि उस समय हम अपने खान पान में भी परिवर्तन कर लेते हैं तो ऋतु परिवर्तन में होने वाली कई बीमारियों से बच जाते हैं। जी। इसी तरह जो स्वस्थ व्यक्ति हैं और रोगी व्यक्ति हैं, उनका आहार भी अलग अलग होता है, और अलग अलग व्याधियों के अनुसार भी आयुर्वेद में अलग अलग आहार बताया गया है, जिसे हम पथ्य और अपथ्य कहते हैं। जब भी कोई व्यक्ति किसी चिकित्सक के पास जाता है तो वो उसे बताते हैं कि ये चीजें करनी है, तो जो करनी चाहिए वो पथ्य हैं और जिन चीजों को नहीं करना है वो अपथ्य में आती है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि आयुर्वेद में एक बहुत अच्छा निर्देश है जिसमें कहा गया है कि पथ्ये सति गदार्थस्य किम औषध निषेमणे, पथ्ये असति गदार्थस्य किम औषध निषेमणे। मतलब यदि कोई व्यक्ति पथ्य का अगर पालन करता है तो उसको औषधि की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो बिना औषधि के भी ठीक हो सकता है। जी हाँ। और यदि कोई व्यक्ति पथ्य का सेवन नहीं करता है तो उसे हम कितनी भी औषधि दे दें
वो पूरी तरह से ठीक नहीं होता है। तो पथ्य जो है वो हमारी दिनचर्या का, पथ्य हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण होता है जिसका ध्यान रखकर हम कई बीमारियां होने से बच सकते हैं। और इसी तरीके से जो विहार होता है वो हमारी जो डेली एक्टिविटी है, रोज की दिनचर्या में हमारे जो जो क्रियाकलाप होते हैं, उसमें सुबह हमारा ब्रह्म मुहूर्त में उठना, हमारा स्नान कैसा होना चाहिए, हम ठंडे पानी से करें, गर्म पानी से करें, व्यायाम, अभ्यंग, रात में हमको कब सोना, कितना सोना, और इसके साथ साथ जो सद्वृत्त है, हमारा जो विचार है, ये भी हमारे स्वास्थ्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अरुणा जी, आगे और बात करेंगे। बताइए, इस कार्यक्रम में हम आपकी पसंद के किस फिल्म का गीत सुनवाएं? सुनवा सकें तो एक फिल्म जागते रहो में लता मंगेशकर जी का गाना है, भजन है, जागो मोहन प्यारे। तो आइए सुनिए लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में शैलेंद्र का लिखा और सलील चौधरी का संगीतबद्ध किया फिल्म जागते रहो का ये गीत। जागो जागो मोहन प्यारे।
अरुणा जी, अभी खान पान के संबंध में आपने अच्छी जानकारी दी। अभी का जो मौसम है, सितंबर का मौसम है, हर साल इस मौसम में सर्दी बुखार लोगों में पाया जाता है, लेकिन अभी संक्रमण काल में ये जो मौसम है उसमें हमारा खान पान कैसे होना चाहिए? यहाँ पर दो चीजें हैं कि जैसे अभी सितंबर का महीना आपने बताया कि इस समय सर्दी खांसी बुखार ये बीमारियां ज्यादा होती हैं। जी जी। अभी अगर हम संक्रमण बोले तो कोरोना का संक्रमण जो है वो सभी के दिमाग में आता है, लेकिन यहाँ पर ऋतु का भी संक्रमण है। जब एक ऋतु खत्म होती है और दूसरी ऋतु का प्रारंभ होता है तो वो भी ऋतु का संक्रमण काल होता है। और जब भी ऋतु का परिवर्तन होता है तो मौसम का जो बदलाव है वो हमारे शरीर के ऊपर भी प्रभाव डालता है, इसलिए कई बीमारियां होती हैं। जैसे इसके पहले वर्षा ऋतु थी, वर्षा ऋतु में जो पित्त दोष होता है उसका संचय था। और अभी शरद ऋतु में उसका प्रकोप होता है। तो उसके कारण बहुत सारे ऐसे जो बीमारियां हैं जिनमें बुखार मुख्य लक्षण होता है, ऐसी कई व्याधियां होती हैं। और अभी शरद ऋतु का प्रारंभ हो चुका है, इसलिए हमारा खान पान जो है कुछ इस तरीके का होना चाहिए कि जो पित्त का प्रकोप ना करे। तो इस मौसम में अभी हमको जो बहुत तली हुई गरिष्ठ चीजें हैं, खट्टी चीजें जैसे अचार इमली बासी खाना, इन सब चीजों को हमें नहीं करना चाहिए। रात में बहुत देर से खाना, देर से सोना, इन चीजों का भी सेवन हमको नहीं करना चाहिए। यदि हम पथ्य की बात करें तो गाय का दूध, गाय का घी, लौकी, तरोई, इस तरह की सब्जियां, पेठा, किशमिश, काली द्राक्षा होती है, मौसमी फल, ये बहुत अच्छे हैं। और इस मौसम में जो तिक्त रस वाली चीजें होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। तिक्त रस जैसे करेला है। अभी जो मौसम है वो के मौसम में ये जो ऋतु है यहाँ पर पित्त दोष जो है बढ़ा हुआ रहता है। और जो तिक्त रस होता है, तिक्त रस जैसे नीम में है, अभी गिलोय हम बहुत सुन रहे हैं कि गिलोय का काढ़ा लोग पी रहे हैं कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए। तो ये तिक्त रस वाली जो चीजें होती हैं, करेला, नीम, गिलोय, इनका यदि हम सेवन करते हैं तो एक तो जो तिक्त रस रहता है वो हमें पित्त की वृद्धि या पित्त का जो प्रकोप होता है उससे हमको बचाता है। और दूसरा, इस मौसम में हमारा जो डाइजेशन रहता है वो भी थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। तो ये हम जो खाते पीते हैं उसको उसका पाचन में ये जो तिक्त रस रहता है। ये तो मौसम की बात हुई, लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए हमें अपने खान पान में किस तरह का बदलाव लाना चाहिए और क्या सावधानी रखना चाहिए? कोरोना के संक्रमण की यदि हम बात करें तो कोरोना का संक्रमण मुख्य रूप से हमारे श्वसन संस्थान या फेफड़ों में होता है। और आयुर्वेद के अनुसार ये जो हमारा श्वसन संस्थान है ये कफ और वात दोष का स्थान होता है। तो हमारा खान पान, हमारा आहार विहार ऐसा होना चाहिए कि कफ और वात का प्रकोप ना हो। जैसे ठंडा पानी है, ठंडे पानी का सेवन करने से तुरंत हम देखते हैं कि हमारे गले में दर्द होता है, सर्दी होती है। इसी तरीके से अगर हम लंबे समय तक कूलर के सामने हैं या एसी में बैठे हुए हैं तो ये सब चीजें जो है, ठंडे पानी से अगर हम स्नान कर रहे हैं तो ये सारी चीजें जो है वो तुरंत हमें बीमार कर देती हैं। तो इस मौसम में अभी कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए हमको ठंडी हर चीज से परहेज करना है, खाद्य पदार्थों से, ठंडे पानी से, ठंडे स्थान से। मौसमी सब्जियों और फलों का सेवन करें। घर पे बना हुआ ताजा गरम सुपाच्य आहार लें। खट्टे फल जैसे नींबू, आंवला, अनार, अनानास, इनका सेवन जो है वो बहुत अच्छा है क्योंकि विटामिन सी का रिच सोर्स है। इसी तरह यदि हम सुबह के समय जब धूप हल्की रहती है, हम 5 से 10 मिनट सुबह की हल्की धूप में बैठें तो इससे एक तो अगर जो हमारा कफ बढ़ा हुआ है वो भी कम होता है, उसके साथ साथ हमारे शरीर में विटामिन की जो कमी रहती है वो भी नहीं होती है। तो विटामिन डी की पूर्ति के लिए हमें कुछ समय धूप में भी बैठना चाहिए। हम सुबह शाम गर्म पानी का सेवन करें। और यदि आपको थोड़ी भी सर्दी खांसी है तो आप भाप भी ले सकते हैं गर्म पानी की। इसी तरीके से गोल्डन मिल्क हम बोलते हैं कि दूध में से 1 गिलास दूध है तो उसमें हम 2 से 3 ग्राम या 1/3 चम्मच हल्दी का पाउडर डालकर उसको हम उबालें और उसका सेवन करें, वो बहुत अच्छा है। घर के खिड़की दरवाजे खुले रखें जिससे शुद्ध हवा घर में आए। और कुछ चीजें हैं जैसे तुलसी, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, गिलोय और सौंठ, इनका हम समुचित मात्रा में प्रयोग करके इनका काढ़ा बनाएं। और उसको यदि हम प्रतिदिन सुबह या दिन में 2 बार लेते हैं तो हम बहुत हद तक
कफ की वृद्धि हमारे अंदर नहीं हो पाती है और जो हमारे श्वसन संस्थान का संक्रमण है उससे हम काफी हद तक अपने आप को बचा लेते हैं। कौन सा गीत श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे, बताइए फिल्म का नाम। मुकेश जी की आवाज में एक बहुत ही अच्छा गीत है, ये कौन चित्रकार है, जी धुन जो बन गई मोती फिल्म का। हाँ, मैं वो सुनना चाहती हूँ। गीत लिखा है भरत व्यास ने और धुन बनाई है सतीश भाटिया जी ने। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। हरी हरी वसुंधरा नीला नीला ये गगन, नीला नीला ये गगन। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, कि जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। तपस्वियों सी हैं अटल ये पर्वतों की चोटियां। ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियां। ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के। गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के। ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो। इसके गुणों को अपने मन में तुम उतार लो। चमका लो आज लालिमा, चमका लो आज लालिमा अपने ललाट की। कण कण से झांकती तुम्हें छवि विराट की। अपनी तो आंख एक है, अपनी तो आंख एक है, उसकी हजार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितिन एम नागरकर, डायरेक्टर एंड सीईओ एम्स रायपुर। मैं आप सबको यही बताना चाह रहा हूं कि आप जानते हैं कि कोविड-19 का ये वायरस का इन्फेक्शन पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इसको वैश्विक महामारी यानी पैंडेमिक कहते हैं। मगर
ये ऐसा नहीं है। मेजॉरिटी पेशेंट्स जो इसमें जिनको ये संक्रमण होता है वो ठीक होकर के बाहर जा रहे हैं। 80% लगभग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। बाकियों को अगर हॉस्पिटल में जिनमें भर्ती भी करते हैं, ठीक भी रहते हैं, तो भी वो वक्त के साथ उनमें भी सुधार आ रहा है। और जब भी ये पेशेंट डिस्चार्ज होकर वापस जाते हैं, अपना बाकी घर जाते हैं, बेशक हम उनको पहले 2 हफ्ते के क्वारंटाइन अपनी सेफ्टी के लिए बोलते आए, लेकिन बाद में वो बिल्कुल नॉर्मल की तरह गुजर बसर कर सकते हैं। वो बाकी आपके भाई बहनों की तरह हैं और वो बिल्कुल सोसाइटी में आम आदमी की तरह घूम सकते हैं। उनके साथ बिल्कुल कोई भेदभाव करने की जरूरत नहीं है, कोई भी स्टिग्मा पालन करने की जरूरत नहीं है। ये जस्ट एक वायरल इन्फेक्शन है और वायरल इन्फेक्शन जिससे वो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, तो बिल्कुल उनके साथ कोई भेदभाव की जरूरत नहीं है, वो नॉर्मल है बाकी की तरह। उसी तरह से जो डॉक्टर्स, नर्सेस, स्टाफ जो भी हॉस्पिटल में होते हैं, या पुलिस ऑफिसर्स, या जो भी सफाई कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी, जो भी ऐसे मरीजों की देखभाल में आगे आते हैं, उनके साथ भी भेदभाव ना करें। वो आपके लिए बिल्कुल योद्धाओं की तरह सामने खड़े हैं और आप ही की जान बचाने के लिए वो पूरी तरह से 24 घंटे संघर्ष कर रहे हैं। वो आपके मित्र हैं, उनसे प्यार करें, उनको सपोर्ट करें, तो वो और अच्छी तरह से आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद। प्रोफेसर अरुणा ओझा जी, कोविड के समय लोगों में अभी मानसिक तनाव या डिप्रेशन बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है। एक चिकित्सक के रूप में आप इसको किस तरह से देखती हैं? ये बिल्कुल सही आपने कहा कि कोरोना का संक्रमण जो है वो एक अलग का एक भाग है और कोरोना के आने के बाद एक जो मानसिक तनाव और डिप्रेशन हुआ है वो एक अलग समस्या के रूप में उभरा है। जी जी। और ये हमने देखा है कि फर्स्ट और सेकेंड लॉकडाउन के समय मानसिक तनाव या डिप्रेशन के रोगियों की संख्या बहुत जल्दी दुगनी हो गई थी। और इसका जो दुष्परिणाम है हर वर्ग में, हर वय में हमको देखने को मिल रही है। इससे बचने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि अपने मन और विचारों में सकारात्मकता लाना बहुत जरूरी है। जी। इसमें सबसे पहली और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो कोविड के बारे में सही जानकारी का होना है। जिन लोगों में कोविड के बारे में सही जानकारी नहीं है उनके मन में भय बहुत ज्यादा है और कई बार हमने देखा है कि जो सोशल मीडिया होता है उसमें उसके द्वारा लोग जो है ज्यादा दिग्भ्रमित होते हैं क्योंकि उसमें जो अप्रामाणिक जानकारी रहती है वो बहुत तेजी से फैलती है। तो निश्चित रूप से हमको इसके बारे में सही जानकारी सही व्यक्ति से हम ले। ये बिल्कुल सच है कि इस समय बच्चों की पढ़ाई, व्यवसाय और लोगों का बहुत कुछ प्रभावित हुआ है। लेकिन इस समय हमको धैर्य और सतर्कता इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि जान है तो जहान है। अगर हम इस जो संक्रामक व्याधि है इससे अगर हम अपने आप को सुरक्षित हम रख लेंगे तो बाकी सारी चीजें जो है हमारे पास फिर से आ जाएंगी। मानसिक तनाव को कम करने के लिए सभी श्रोताओं को मैं कहना चाहूंगी कि रात में समय पर सोएं, पर्याप्त 7 से 8 घंटे की नींद लें क्योंकि पर्याप्त निद्रा जो है हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को अच्छा रखती है और हमें किसी भी तरह की व्याधि से बचाती है। ओझा जी, ऐसा कहा जाता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहे तो संक्रमण का डर कम हो जाता है। आयुर्वेद चिकित्सा में हम अपने घर में किन चीजों को इस्तेमाल करें? बिल्कुल सही कहा आपने कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि शरीर के अंदर की वो ताकत या शक्ति जो किसी भी व्याधि का प्रतिरोध करती है। तो विशेष रूप से संक्रामक व्याधियों के संदर्भ में हम रोग प्रतिरोधक क्षमता का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि हम देखें तो रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर जब हमारी अच्छी होती है तो हम केवल संक्रामक नहीं बल्कि असंक्रामक व्याधियों से लड़ने में भी वो हमें मदद करती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता 2 तरह की होती है, एक सामान्य रोग प्रतिरोधक क्षमता और एक विशेष रोग प्रतिरोधक क्षमता। विशेष रोग प्रतिरोधक क्षमता वो तब हमें आती है जब विशेष किसी बैक्टीरिया या वायरस का संक्रमण शरीर में होता है और उसके विरुद्ध हमारा शरीर जब एंटीबॉडी बनाता है तब वो विशेष रोग प्रतिरोधक क्षमता आती है। और या फिर हम पहले से यदि उस बीमारी का कोई वैक्सीन है और वैक्सीनेशन हम लेते हैं तब आती है। यहाँ पर हम बात करेंगे सामान्य रोग प्रतिरोधक क्षमता की जो हमें किसी भी तरह के संक्रमण से काफी हद तक हमें बचाती है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि यदि हमें संक्रमण हो भी गया
तो उस संक्रमण का हमारे शरीर पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं होता है, उसके लक्षण कम होते हैं। अभी आपने देखा होगा कि कोरोना के लक्षण बहुत से लोगों में बहुत कम होते हैं। कुछ लोग जब जांच कराते हैं तब पता चलता है कि उनको संक्रमण हुआ है, लेकिन कोई भी लक्षण नहीं मिलता है। तो इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और यदि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है तो हम कम चिकित्सा में, कम दवाइयों में और बहुत कम समय में ठीक हो जाते हैं। आगे और बात करेंगे। बताइए तीसरा गीत हम आपको किस फिल्म का सुनवाएं? मैं सुनना चाहूंगी फिल्म हमराज का गीत। जी। गायक है महेंद्र कपूर। हाँ। और गीत के बोल हैं नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। जी, गीत लिखा है साहिल लुधियानवी ने और संगीत तैयार किया है रवि ने। तो आइए सुनिए आपकी फरमाइश पर फिल्म हमराज का ये गीत। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। ऐसे ही जग में आती हैं सुबहें, ऐसे ही शाम ढले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। शबनम के मोती फूलों पे बिखरे, दोनों की आस फले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। बल खाती बेले मस्ती में खेले, पेड़ों से मिल के गले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। नदिया का पानी दरिया से मिलके सागर की ओर चले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। ऐसे ही जग में आती है सुबहें, ऐसे ही शाम ढले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। तो श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर अरुणा ओझा जी से। आयुर्वेद के विषय में दो बातें जन सामान्य में प्रचलित है कि पहला यह है कि आयुर्वेदिक दवाइयां बहुत देर से लाभ पहुंचाती है और दूसरा आयुर्वेदिक दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? इसके बारे में सर हम बात करेंगे, लेकिन जब गीत के पहले हम रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात कर रहे थे, तो मैं अपने श्रोताओं को जरूर बताना चाहूंगी कि घर में उपलब्ध चीजों से हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। जी। यदि हम अपनी दिनचर्या को नियमित रखें, सुबह जल्दी सोकर उठें, निश्चित समय पर भोजन करें, पर्याप्त नींद लें और दिन में कम से कम 1 घंटा व्यायाम या प्राणायाम करें, तो ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत अच्छा रखती है। जी। घर का बना स्वच्छ, सुपाच्य और संतुलित आहार, इनका सेवन, बासी गरिष्ठ आहार और होटल और सड़क पर बिकने वाले खाद्य पदार्थों के सेवन से बचें। जी। मानसिक स्वास्थ्य के लिए खुश रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि तनाव, क्रोध, ईर्ष्या ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है। जी। बचपन में हम सभी पढ़ते थे कि एन एप्पल इन अ डे कीप्स टू ट्रैवल अवे। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी आंवला के लिए, जो आंवला होता है, कि एन आंवला इन अ डे कीप्स टू ट्रैवल अवे।
आंवला, तुलसी हर घर में होता है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में श्रेष्ठ है। तो आप आंवले का किसी भी रूप में सेवन करें, तुलसी की पत्तियों का सेवन करें। इसी तरह गिलोय जो है, अभी हर व्यक्ति गिलोय से परिचित हो गया है। जी। और भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय वनस्पति भी घोषित किया है। तो आप सभी अपने घर में इससे लगाएं। इसकी पत्ती, इसके तने, फूल, फल, ये इसके पंचांग का सेवन जो है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में उत्कृष्ट है। और इसी तरीके से मौसमी फल और सब्जियों का अधिक से अधिक मात्रा में प्रयोग करें। और हमारे रसोई में कुछ चीजें होती हैं, जैसे हल्दी है, सौंठ, लहसुन, प्याज, दालचीनी, इसका उचित मात्रा में प्रयोग भी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में बहुत अच्छा है जी। अब मैं सर आती हूँ आपके सवाल पर, दूसरे सवाल पर, कि जो जन सामान्य में प्रचलित है कि आयुर्वेदिक दवाइयां बहुत देर से लाभ करती हैं, तो ये एक मिथ है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब बीमार होता है तो वो जितनी जल्दी चिकित्सक के पास पहुंचता है, उसका इलाज करना उतना आसान होता है। और व्याधि के जीर्ण हो जाने पर या कुछ व्याधियां स्वभाव से ही कृच्छ साध्य या असाध्य होती हैं, तो वहां पर रोगी का लंबे समय तक औषधि लेना जरूरी होता है। हमने तो कई रोगियों में देखा है कि रोगी हर तरह की चिकित्सा लेकर जब ठीक नहीं होता है और परेशान होकर जब वो आयुर्वेद की औषधियों की तरफ आता है, तो उसे इन औषधियों से 2-3 दिन में ही लाभ शुरू हो जाता है। तो इसलिए औषधि का लाभ कितनी जल्दी या कितनी देर से हो रहा है, ये रोग और रोगी की स्थिति पर निर्भर करता है। दूसरा प्रश्न आपका था कि साइड इफेक्ट आयुर्वेदिक दवाइयों का नहीं होता। ये भी लोगों को एक बहुत भ्रामक जानकारी है, क्योंकि आयुर्वेदिक औषधियां भी औषधियां हैं, उनका साइड इफेक्ट बिल्कुल हो सकता है यदि रोगी द्वारा बिना चिकित्सकीय परामर्श के सेल्फ मेडिकेशन किया जाता है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि लोग पत्र पत्रिकाओं या टीवी पर विज्ञापन देखकर स्वयं चिकित्सक बन जाते हैं। और ऐसी स्थिति में वो किसी भी दवा को आयुर्वेद के नाम पर उसका प्रयोग गलत मात्रा में करते हैं। तो ऐसी स्थिति में उसका साइड इफेक्ट होता है। तो हम सिंपल सी चीज है कि अगर हम पानी बहुत अधिक मात्रा में पिए या अगर हम दूध का भी बहुत अधिक मात्रा में सेवन कर ले, तो जो आहार द्रव्य होते हैं उनके भी इफेक्ट हमको मिलते हैं, साइड इफेक्ट मिलते हैं। आगे और बात करेंगे। बताइए, अब हम आपको किस फिल्म का गीत सुनवाएं? मैं सुनना चाहूंगी फिल्म 2 आंखें 12 हाथ का गाना, ऐ मालिक तेरे बंदे हम। और इसे गाया है लता मंगेशकर और साथियों ने, गीत लिखा है भरत व्यास ने और धुन बनाई है वसंत देसाई ने। तो आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गीत। माँ
प्रोफेसर अरुणा ओझा जी, आयुर्वेद पद्धति से किन किन बीमारियों का इलाज सफलतापूर्वक किया जा सकता है, ये हमारे श्रोताओं को बताइए। आयुर्वेद में सर सभी तरह की बीमारियों का इलाज बहुत अच्छे से होता है। यदि हम शल्य क्रिया की बात करें तो कुछ सीमित व्याधियां हैं जहां पर आयुर्वेद में सर्जरी होती है। जी जी। इसी तरीके से यदि हम कभी जब हमारे शरीर में बैक्टीरिया, वायरस या किसी अन्य तरह का तीव्र संक्रमण होता है तो उस समय हमें एंटीबायोटिक का उपयोग करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो सभी प्रकार की जो उक्त और अनुक्त बीमारियां हैं जी जी। उनका बहुत ही सफल उनकी चिकित्सा आयुर्वेद में है। विशेष रूप से यदि हम देखें तो त्वचा संबंधी रोग, लीवर और पेट की बीमारी, सभी तरह के आर्थराइटिस, लकवा, श्वसन संस्थान की बीमारियां, अनिद्रा, मानसिक रोग, माइग्रेन, गायनिकोलॉजिकल डिसऑर्डर और सभी जीर्ण व्याधियों की चिकित्सा आयुर्वेद में बहुत अच्छे से की जाती है। अभी सर आपने सुना होगा कि आयुर्वेद में एक नया ग्रुप है जिसे हम लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर कहते हैं। जी जी। जिसमें मुख्य रूप से स्थौल या ओबेसिटी, मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, डिसलिपिडीमिया या जिसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, ये बीमारियां विशेष रूप से इस वर्ग में आती हैं। ऐसी व्याधियों की यदि हम बात करें तो इन व्याधियों का मुझे ऐसा लगता है कि आयुर्वेद में ही हम इनको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में जीवन शैली को सुधारा जाता है और ये सब जीवन शैली जन्य विकार हैं। तो सभी प्रकार की व्याधियों की चिकित्सा आयुर्वेद में जाती है। आखिर में हम आपको कौन सा गीत सुनवाएं, क्या गीत सुनना चाहती हैं? मैं सर सुनना चाहूंगी फिल्म मधुमती फिल्म का सुहाना, सफर और ये मौसम हंसी। गायक है मुकेश। आइए सुनते हैं शैलेंद्र का लिखा और सलील चौधरी का संगीतबद्ध किया फिल्म मधुमती का ये गीत। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। ये कौन हंसता है फूलों में छुपकर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। ये कौन हंसता है फूलों में छुपकर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। कहीं गुनगुन कहीं रुनझुन के जैसे नाचे जमीन, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। ये गोरी नदियों का चलना उछल कर, के जैसे अल्हड़ चले पी से मिलकर। ये गोरी नदियों का चलना उछल कर, के जैसे अल्हड़ चले पी से मिलकर। प्यारे प्यारे ये नजारे निखार है हर कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर। ये मिलन हमने देखा यहीं पर, वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर। ये मिलन हमने देखा यहीं पर। मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद यहीं,
सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। अरुणा जी, अंत में आप हमारे सुनने वाले श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं अपने श्रोताओं से ये कहना चाहूंगी कि आमतौर पर लोग आयुर्वेद को केवल रसोई के मसालों तक सीमित कर देते हैं। जी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ। आयुर्वेद एक पूर्णतः वैज्ञानिक, प्रामाणिक और शाश्वत चिकित्सा शास्त्र है जो हमें उत्कृष्ट जीवन शैली और उत्तम स्वास्थ्य के लिए संपूर्ण दिशा निर्देश देता है। इसलिए हर व्यक्ति को आयुर्वेद अपनाना चाहिए। यदि आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो हर व्यक्ति कोरोना से भयभीत है। तो कोरोना से बचने के लिए शासन स्तर पर तो भरसक प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कोरोना से जंग हम तभी जीत पाएंगे जब हमारे घर, परिवार, मोहल्ले, शहर और देश का हर व्यक्ति इस लड़ाई में एक सिपाही की तरह अपना योगदान देगा। इसलिए सभी को ये प्रण लेना चाहिए कि मेरा स्वास्थ्य मेरी जिम्मेदारी, और स्वयं को सुरक्षित रखने के साथ हम अपने सामाजिक दायित्वों का भी निर्वहन करें, जिससे एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे में संक्रमण की संभावना शून्य हो जाए। जी। स्वच्छता, मास्क का समुचित प्रयोग, 6 फीट की शारीरिक दूरी, बार बार साबुन से हाथ धोना, पर्याप्त नींद, संतुलित आहार, इनका हम कड़ाई से पालन करके अपने आप को और दूसरों को संक्रमित होने से बचा सकते हैं। हमारे सभी श्रोता स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। प्रोफेसर अरुणा ओझा जी, आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर आयुर्वेदिक कॉलेज रायपुर की, और आपने हमारे श्रोताओं को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाय मेरे हाथ, ये बाल्टी कंघा छूते ही मेरे हाथ तो वायरस बन गए। मेरा गला पकड़ लिया, तभी वो आया, बोला सेल्समैन शौचा सिंह, बस 20 सेकंड की धुलाई और खेल खत्म। पूछा तुम कौन? बोला मैं तेरा साबुन, और सपना टूट गया। सपना फिल्मी है पर साबुन ही है, ऐसे वैसे कैसे भी वायरस और देखी अनदेखी गंदगी से निपटने का सबसे वफादार यार। ध्यान रहे 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोना, खासकर 4 मौकों पर, यानी जब शौच को जाओ, जब बाहर से आओ, बच्चों का मल साफ करने के बाद, खाना खाने, पकाने और परोसने से पहले। तो चलो साबुन पर हाथ रखकर खाओ कसम, हाथों को वायरस नहीं बनने देंगे हम। स्वच्छ भारत अभियान पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा जनहित में जारी। इसके साथ ही कोरोना जागरूकता पर आधारित ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। सभी श्रोताओं को नमस्कार।